नमस्कार। आज की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में सभी प्रेस के साथियों का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। और आज जो शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए, उनका स्वागत मैं इन पंक्तियों के साथ करना चाहती हूँ कि कलम न हो तो लघु तर्जुमा नहीं होता, कलम न हो तो लघु तर्जुमा नहीं होता, इस दौर में आंसू जुबा नहीं होता, और जहां जाएगा वहीं रोशनी फैलाएगा, किसी चराग का अपना मकान नहीं होता। तो देखिए, गांधी नेहरू की उदार, मानवतावादी, समावेशी, सर्वधर्म संभाव वाली विचारधारा का परचम उठाए हुए देश में व्याप्त अंधकार को अपनी रोशनी से बुझाने के लिए निरंतर संघर्षरत रहने वाले, हर भूमिका में, चाहे वो बतौर सांसद हो, बतौर उपनेता विपक्ष राज्यसभा हो, बतौर पूर्व केंद्रीय मंत्री हो, या फिर काफी पुरानी बात है पर बतौर युवा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, कांग्रेस पार्टी का लगातार मान बढ़ाने वाले आनंद शर्मा जी आपको संबोधित करेंगे। और मैं बस अंत में यही कहूंगी कि अंधेरा जितना घना होता है, दीपक की, चिराग की प्रासंगिकता उतनी ही बढ़ जाती है। ऐसे चिराग हमारे बीच में आज हैं। अब मैं निवेदन करूंगी आनंद शर्मा जी से कि अपने बात को, अपने वक्तव्य को आप सभी के बीच में रखें। चलो नमस्कार। मेरे साथ मंच पर उपस्थित हमारे सहयोगी रागिनी नायक जी, के मिश्रा जी जो हमारे मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं, पांडे जी, अपराजिता जी, हमारी फरहा जी, हमारी प्रवक्ता संजीव सिंह जी, एआईसीसी के हमारे सेक्रेटरी हैं। सबका नाम नहीं ले रहा, यहाँ पे हमारे अन्य पदाधिकारी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, सब लोग हैं, पत्रकार बंधुओं। रागिनी जी ने बड़े दरियादिली से परिचय दिया है। आपके समक्ष आने का, अपनी बात कहने का मुझे कई बार पहले मौका मिला है। अक्सर चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, और दूसरे भी ऐसे अवसर आए हैं जब मैं आपसे, कई साथियों से मिला हूं। मैं सोच रहा था आपसे क्या कहें। इतनी बातें हैं कहने को इस राज्य के बारे में, इस चुनाव के बारे में। एक बड़ा राज्य है भारत का, इसका एक ऐतिहासिक भूमिका रही है, योगदान रहा है स्वतंत्रता के संग्राम में, आजादी के बाद के भारत के निर्माण में। बड़े प्रतिभाशाली नेता इस देश को, इस धरती ने दिए हैं। भारत की संस्कृति, सोच, विचार में योगदान रहा है। इस राज्य में मुझे दुख लगा ये हर किसी से सुनकर कि इतना व्यापक भ्रष्टाचार और घोटाले, कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा, कोई भी, कोई व्यापक घोटाला, कोई नर्सिंग घोटाला, कोई पटवारी की भर्ती का घोटाला, यहां तक कि भगवान को भी नहीं छोड़ा। महाकाल का नाम तो लेते हैं हम सब श्रद्धा से, वहां भी। और मुख्यमंत्री जी लंबे समय से हैं, शिवराज सिंह चौहान जी 3 बार तो मुख्यमंत्री रहे, चौथी बार चोरी से सरकार बनाई है।
बेईमानी से, और ये सब के सब लोग अपने आप को प्रस्तुत करते हैं भारत के धर्म और संस्कृति के रक्षक के रूप में। प्रधानमंत्री जी देश के सबसे बड़े पद पर हैं, आज 13वीं बार आ रहे हैं, 13 बार उनका अधिकार है, 26 बार भी आए। इतना कहूंगा कोई असर नहीं होने वाला लगता। जहां तक मेरी फीडबैक है, जो मैंने लोगों से खुद बात की है, अपनी पार्टी के सहयोगियों से, दूसरे लोगों से, अब समझ में आया कि क्यों इतनी बार आ रहे हैं और बौखलाहट और घबराहट क्यों है। प्रधानमंत्री भी बौखलाए हुए, कांग्रेस पर निशाना तो निरंतर लगाते रहे हैं अपने चिर परिचित अंदाज के अंदर। कभी अपेक्षा नहीं करते कोई मीठी बात की, पर ये बौखलाहट इसलिए है कि उनको मालूम है कि इस बार चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए 3-3 मंत्री भी भेज दिए केंद्र से। अगर वो तीनों हार गए तब बेहतर होगा माननीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश की धरती पर कुछ बातों का स्पष्टीकरण देके जाएं। उनकी चुप्पी का क्या अर्थ होगा, या आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता, मतदाताओं तक हम कहना चाहते हैं। अगर प्रधानमंत्री गंभीर आरोपों पर चुप रहे, अगर अपने मंत्री परिषद के जो सदस्य के बारे में, तोमर जी के तथ्य क्या हैं, पर प्रधानमंत्री चुप नहीं रह सकते। संवैधानिक पद पर आसीन, चाहे उनके केंद्र के मंत्री हैं या उनके मुख्यमंत्री, अगर बातें जनता के समक्ष आई हैं, आरोप लगे हैं, तो उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कहना चाहते हैं। इससे पहले कि मैं मध्य प्रदेश पर आऊं, प्रधानमंत्री जी की निगरानी के अंदर देश के अंदर जो संवैधानिक व्यवस्था थी उस पर निरंतर चोट हो रही है। कोई संस्था बची नहीं और कोई संस्था है नहीं जिनको कानून ने कोई अधिकार दिए हैं जिनका भरपूर दुरुपयोग विरोधियों पर निशाना बनाने के लिए है। चाहे ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, एसएफआईओ है। सुना आपके यहां आज भी छापे पड़े हैं। कभी एक पत्रकार ने यही बताया जैसे मैं पहुंचा। पढ़ेंगे, अभी और पढ़ेंगे। और वही लोग अगर जिनके यहां छापे पड़ते हैं, अगर वहां पे थोड़ा सा नजराना दे दें तो छापे बंद हो जाते हैं। जिन पर आरोप लगे देश के अंदर, सूची निकालें आप। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, बीजेपी के अध्यक्ष जी, नामजद करके जिनको, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे देश के अन्य हिस्सों के अंदर हो, जिनको स्वयं उन्होंने नामजद किया, जिन पर आरोप लगाए, उनके तरफ आए नहीं तो गंगा नहा के आ गए। ने सुना है कि जो बड़े पैमाने पर कपड़ा धुलने का इंतजाम होता है उसको लॉन्ड्रेट कहते हैं। ये पॉलिटिकल लॉन्ड्रेट तो, राजनीतिक लॉन्ड्रेट तो इन्होंने चला रखा है देश के अंदर। जो है हमारे साथ है तो ठीक है। सोचो, जिनको जेल में बैठाया था आज सब उनके साथ है। इस बात का, किसी बात का तो जवाब उनको देना होगा। स्वयं प्रचार से पहले हमको बुरा भला कह के कोई लाभ नहीं है। कांग्रेस के खून पर सवाल कर दिया, शोभा नहीं देता। हम ऐसी भाषा का, शैली का प्रयोग नहीं कर सकते। हमारी सोच और विचारधारा अलग है। हम महात्मा गांधी, सरदार पटेल, बुद्ध ये भले लगाएं, जवाहरलाल नेहरू और जो महानायक हमारे रहे, बड़े बड़े देश के राष्ट्रीय आंदोलन में, हम उनकी सोच के साथ जुड़े लोग हैं।
और ये अपमान किसी सोच विचारधारा का, कोई व्यक्ति विशेष का नहीं है। राजनीति में चुनाव आते हैं, प्रजातंत्र के अंदर चुनाव चले जाएंगे, पर कहे हुए शब्द वापस नहीं होते। प्रधानमंत्री जी इस बात को याद रखें। लोग याद रखते हैं, सारे लोग नहीं भूलते। इस चुनाव में भी बीजेपी क्या कर रही है? नए वायदे, नए आरोप। मैं आपत्ति नहीं कर रहा, क्योंकि ये भी एक शायद पहली बार ऐसा अनुभव हो रहा है 2014 से कि वायदे करें, वायदे निभाएं ना। जब लोग हिसाब मांगे तो नए वायदे कर दो, ये सोचते हुए कि पुराने वायदे भूल गए। इनके अपने वायदे, ये मध्य प्रदेश को क्या वायदे देंगे? पहले तो अपने वायदों का हिसाब दे दें। मैं उस पर ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि उनको सच्चाई सुनने का मिजाज उनका नहीं है, नाराज हो जाते हैं। ये जवाबदेही तो लोकसभा चुनाव में तय होगी इस बार तो निश्चित रूप में। पहले भी विधानसभा में तय हो जाए, मध्य प्रदेश की सरकार की, यहां के मुख्यमंत्री की, कि क्या जो सिद्धांत की बात करते हैं, जिन्होंने चोरी से सरकार बनाई हो, जिनकी निगरानी में सारे घोटाले जो मैंने 3-4 कहे हैं बहुत, उनको समर्थन मिलना चाहिए या सजा मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए, ये मेरी सोच है। जितने मुझे आंकड़े दिए गए, रागिनी जी से भी बात हो रही थी, मिश्रा जी से भी, हमारे साथियों से, देखिए कृषि प्रधान राज्य है और कुपोषण में नंबर पहला, अच्छी बात है। क्यों है? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने 5 साल के लिए और फ्री राशन देंगे। तो आप तो देश को कहां कहां ले जा रहे थे आगे। हंगर इंडेक्स में अंतर्राष्ट्रीय जो कितना नंबर है अपना, 111, तो स्वीकार कर लिया ना। किनकी सरकार चला रहे, पूंजीपतियों की या गरीबों की? क्यों ये हालात पैदा हुए कि खुद आप कहते हैं हमको 5 साल और, 9 साल तो हो गए आपको, कहां ले गए देश को? 5 साल और? कुपोषण बढ़ गया, वोट मांग रहे। महिलाओं के खिलाफ अपराध में ये राज्य पहले नंबर पर, अच्छी बात नहीं है। वो मुख्यमंत्री जी को मामा कहते हैं। अरे मामा जी क्या करते हो बताओ? लाडली योजना ले आई तो 18 बरस के बाद की लाडली के साथ अपराध होगा, कुकर्म होंगे, किसी को सजा नहीं मिलेगी। और जो कहेगा भी बात सुननी चाहिए ना। ये हमारे आंकड़े नहीं है, हम ये आरोप नहीं लगा रहे, हम निराधार नहीं है। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट पढ़ ले आप, सब आंकड़े हैं, सच्चाई है। ये जवाब हम अपना कर्तव्य समझते हैं कि ये प्रश्न उठाएं, ये जवाब इनसे मांगें, जनता इनसे हिसाब करेगी, ऐसी हमारी सोच है। उसके अलावा जो माताएं हैं जो बच्चों को जन्म देती हैं, मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट जो है उसमें भी पहले नंबर। एक शिक्षक स्कूल जो देश में है, एक शिक्षक बेचारे कितने बच्चों को पढ़ाएगा, उसमें भी पहला नंबर। स्वास्थ्य में, हेल्थ केयर में, स्वास्थ्य सेवाओं में 17वां नंबर। आदिवासियों के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसमें भी पहला नंबर। 4 लाख करोड़ का कर्जा है। निवेश कितना आया? मेरा आग्रह होगा यहाँ की सरकार से, मुख्यमंत्री से, कि जब हमारी बातों का जवाब दें तो वो बताएं ईमानदारी से
कि इनके कार्यकाल में कहां-कहां निवेश आया, किस क्षेत्र में और कितना वहां पर रोजगार पैदा हुआ। रोजगार तो यहां पर है नहीं। आंकड़े कहते हैं सीएमआई का, रात को लेटेस्ट डेटा मैंने देखा, 23.6% युवा बेरोजगारी है इस राज्य के अंदर। 39 लाख ने तो अपना नाम दर्ज कराया है, ये उससे बढ़ चुका है। निजी क्षेत्र में, प्राइवेट क्षेत्र में नौकरियां पैदा नहीं हुई हैं, घटी हैं। तो जो बड़े बड़े इन्होंने इन्वेस्टमेंट समिट करी थी, उसका भी थोड़ा ब्यौरा दे दें। हर इन्वेस्टमेंट समिट में कई लाख करोड़ की घोषणा हुई थी, वो गया कहां? आया, मुझे तो लगता है आया नहीं। मैं इसको घोटाला नहीं कह रहा हूं। लोगों की आंख में धूल झोंकना और बड़े बड़े दावे करना, तो ये वही कर रहे हैं जो देश में हो रहा है। वहां पे भी बड़े दावे। अगर जो वहां भी कहा जाता है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वो सब कुछ उपलब्धियां होती, तो जो मैंने तो अभी आपको एक ही क्षेत्र की बात कही है, वो तो फिर शायद वो परिस्थिति ना बनती। सोचिए कि अगर कांग्रेस की सोच से जो मनरेगा लाए थे, जो खाद्य सुरक्षा कानून लाए थे, शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाए थे, अगर वो ना हुआ होता तो क्या होता? ये तो वही कर रहे हैं जो कानून बन चुके, देश की संसद ने बना दिया। जहां तक राज्य के कर्जे की बात है, मैंने जिक्र कर दिया, पर राज्य देश से अलग थोड़े है। देश की भी वही हालत है। 2014 की ये हमारे समय की बहुत बात करते हैं मोदी जी ने। हम छोड़ के गए थे उस वक्त डेट टू जीडीपी रेशो जिसको कहते हैं, देश का जो कर्जा था वो 58 लाख करोड़ था। ये सच्ची बात है। वो 174% बढ़ गया, 156 करोड़ बन चुका है। उससे ज्यादा होगा। पिछले साल के आखिर का जो आंकड़ा केंद्र की सरकार ने संसद को दिया है, जीडीपी की बात करते हैं, उस पर भी वही बात है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, अर्थशास्त्री थे, समझते थे अर्थव्यवस्था कैसे संभालनी चाहिए। जब उन्होंने कार्यभार संभाला था, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका हम आदर करते हैं, हमेशा किया है, तो भारत की जीडीपी $500 बिलियन भी नहीं थी, 480 के आसपास थी। जब कांग्रेस यूपीए की सरकार ने अपना कार्यकाल खत्म किया तो $2 ट्रिलियन की भारत की इकोनॉमी छोड़ के गए। आज $3.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो एक वो 10 साल थे जिसमें 4 गुना जीडीपी भारत की बढ़ी, 4 गुना। और WHO के ये रिपोर्ट्स हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स हैं कि 120 करोड़ से ऊपर लोग गरीबी रेखा से, भुखमरी से बाहर आए। ये हमने नहीं कहा। और भारत पहला देश बना था दुनिया में, कहो तो बता दूं, लेकिन इस चुनाव से उसका कोई संबंध नहीं है। पहली औद्योगिक क्रांति जब आई थी, इंग्लैंड में आई थी। तो बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिल लगी, जो स्टीम पावर है उसको हार्नेस किया गया। उनको 12 बरस लगे थे अपनी जीडीपी को दुगना करने में। दूसरी औद्योगिक क्रांति आई अमेरिका में 1940 के दशक में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, मास प्रोडक्शन लाइंस में, उनको भी 12 बरस लगे। पहला देश जिसने एक दशक के अंदर अपनी जीडीपी को दुगना किया, वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने, जिस पर न्यूक्लियर बम गिराए गए थे और उनके लिए कोई मार्शल प्लान नहीं थी। उसके बाद 15 बरस के अंदर तिगना करना, 3 गुना एक दशक।
वो चीन ने किया, और 1 दशक में 4 गुना अगर किसी देश ने पहली औद्योगिक क्रांति से लेकर आज तक की तारीख में किया, वो कांग्रेस के यूपीए के 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने किया। ये वास्तविकता है। मेरी खुली चुनौती है प्रधानमंत्री जी को और साथ में उनके जितने भी होनहार मंत्री हैं, वित्त मंत्री जी हैं, आदर के साथ कह रहा हूं, तथ्य तो सच बोलते हैं। इतिहास तो आप जो मर्जी उस पर पत्थर फेंकते रहें, पर ये तथ्य है। ये तो हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व को मालूम है। तो इसलिए कड़वा बोलना थोड़ा बंद कर दें। समय होता है, हमारे पे तो बोल दिया जितना बुरा बोलना था। 9 साल हो गए, 10वां साल चल रहा है, अब थोड़ा अपना भी थोड़ा ब्यौरा दे दें। बाकी लोकसभा की बात हम लोकसभा में करेंगे। बाकी दूसरा, ये जो एजेंसीज वगैरह लाते हैं, मैं उस पर आऊं उससे पहले एक चीज कहूंगा। हमने कुछ वायदे किए, वे सारे नहीं दोहराऊंगा, आपको मेरे साथी कह चुके हैं। हमारे अन्य सहयोगी कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता इस मंच से आपसे बातचीत कर चुके हैं। पर हमने कुछ बातें कही। हमने किसानों के 2 लाख तक का कर्जा माफ करने की बात की है। पहले जब हमारे सरकार थी, जिसको बेईमानी से, तभी मैंने कहा चोरी करी सरकार, उसको गिरा दिया, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, तो हमने कर्जे माफ किए थे 11,000 करोड़ के। लाखों किसानों को, कितने 27 लाख किसानों को उसका लाभ हुआ था। हमने महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपए की बात देने की कही है, और वो हम उस वायदे को पूरा करेंगे। घरेलू गैस सिलेंडर हमने 500 रुपए का कहा है, वो मिलेगा। पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाएगी, और पढ़ो पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बच्चों को स्कूली शिक्षा मुफ्त में मिलेगी। बिजली की भी बात है, 100 यूनिट का और 2 मुफ्त में देने का, 200 यूनिट उसमें आधे दर पर। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस गलत गारंटी देती है। कहां गलत दी? क्या कर्नाटका में हमने नहीं दिया? यहां तक कि जो चावल था, केंद्र सरकार चावल के भंडार भरे पड़े हैं, पर कर्नाटक को नहीं दिया, क्योंकि कर्नाटक ने इनको अच्छी तरह से पिटाई करके भेजा चुनाव में। तो वहां के लोगों से क्यों झगड़ा करते हो? तो कांग्रेस का वायदा था। फिर भी जो चावल की जो कीमत है पर माह, वो उनके खातों में दी जा रही है, कर्नाटक की सरकार दे रही है। महिलाओं को जो हमने महीने की पेंशन कही थी, हमने दी है। ओल्ड पेंशन स्कीम को हमने आगे लाया है। प्रधानमंत्री जी, उनके मंत्री परिषद के सहयोगियों ने कहा कि हिमाचल में लागू नहीं किया, वायदे पूरे नहीं हुए। मुझे दुख लगा, और ये चुनावी राजनीति नहीं है। एक ऐसा सीमावर्ती राज्य जिसका भारत की सेना में, सशस्त्र दलों में सबसे बड़ा योगदान है, नंबर की बात नहीं कर रहा, परसेंटेज पे अगर जहां सबसे ज्यादा हिमाचल का है योगदान, देश में नंबर 1 है। और एक सीमावर्ती राज्य है जिसने कभी कहीं उपद्रव नहीं किया, जहां शांति और व्यवस्था बनी रही है, जहां के लोग अनुशासन में विश्वास करते हैं, विकास में विश्वास करते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हुई है, मैं आपके मन से बताता हूं। 3 लाख कर्मचारियों को उसका लाभ मिल चुका है। जो महिलाएं जो क्वालिफाइड थी, उनको 1,500 रुपए दिए जा रहे हैं। बाकी जो योजना, हमारे वायदों की बात है, आप भी तो इसी देश में हैं। सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा हिमाचल पर आई, हजारों लोग तबाह हो गए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया। लगभग 20,000 मकान लोगों के जहां आवास के थे वो खत्म हो गए। 7-7 लाख रुपया राज्य की सरकार हर उस व्यक्ति को दे रही है जिनके घर गिरे।
केंद्र सरकार ने 1 रुपया हिमाचल को नहीं दिया। और यहां आरोप लगाते हैं क्या हिमाचल भारत का हिस्सा नहीं है? क्योंकि आपको वोट्स नहीं दिया लोगों ने, आपकी सरकार हटा दी, तो लोगों को सजा दे रहे हैं, मतदाता को सजा दे रहे हैं और झूठा प्रचार भी करते हैं हमारे बारे में। ये अच्छी बात नहीं। किसी भी राज्य में ऐसी आपदा आए, केंद्र सरकार का क्या कर्तव्य है? गुजरात में साइक्लोन आता है तो पूरा देश की है, सारा 24 घंटे 24/7 टेलीविजन भी दिख रहा है गुजरात में आ रहा है। आए ना आए पर गुजरात भी देश का हिस्सा है ना, नहीं आना चाहिए संकट। सारे देश के साधन लगा दिए गए। यहां वहां तो कोई प्रभु की कृपा से मरे नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ, फिर भी देश के पूरे साधन जोड़ वहां पर झोंक दिए। और हमारे राज्य में जो हुआ, प्रधानमंत्री जी, ये न्यायोचित नहीं है। आपको इस पे कहीं ना कहीं, मैं तो नहीं कहूंगा कि आप इस पे कोई भी सुधार करेंगे या पछतावा व्यक्त करेंगे, तो सोचना आवश्यक है कि एक देश के प्रधानमंत्री के, देश की केंद्र की सरकार ने एक राज्य के साथ इतना बड़ा अन्याय किया और उसके बाद चुनाव में उसी छोटे सीमावर्ती राज्य को आप अपमानित कर रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं। ये आरोप नहीं लगा रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। और मैं उस राज्य से आता हूं। मैंने इस पे सोचा, मुझे दुख लगा। आपके माध्यम से अपनी उस वेदना को व्यक्त कर रहा हूं कि जो किया वो गलत किया। इनको इन आरोपों पे और इस वाणी पे अंकुश लगाना चाहिए। चुनाव प्रचार करें, अपनी बात कहें। और अंत में कृपा करके जो इतनी आपकी मजबूत संस्थाएं हैं, तो चुनाव आयोग तो देख नहीं रहा, वो रिकॉर्ड करते होंगे, उन तक खबर भी पहुंच जाएगी, हमारी बात भी तो असर कुछ नहीं होगा। हालांकि संवैधानिक संस्था है, उनको देखना चाहिए कि निष्पक्ष चुनाव हो। जो यहाँ इनके एक महामंत्री बड़े नेता, जो पता लगा आज कि वो अपने चुनाव क्षेत्र में टेलीविजन बांट रहे हैं, मोटरसाइकिल बांट रहे हैं, उन पर गंभीर आरोप भी हैं। तो इंदौर में भेजो ना आईटी ईडी को, वो एड्रेस जरूरत है, उनका ढूंढने की जरूरत है। सब जानते हैं कहाँ रहते हैं, कहां से चुनाव लड़ रहे हैं। समझ गए ना मेरा इशारा? विजय वर्गीय जी पे, तो तोमर जी पे भी देख लो, इस पे मैं उस पे स्पष्टीकरण दे दो। यहां जरा आईटी को उधर को भी भेजो, बाकी अपने घरों की तरफ भी तो भेजो। वो कभी नहीं होगा। तो इसमें अपेक्षा नहीं हम करते कि वो करेंगे, नाराज होंगे, बल्कि ये कहा भी क्यों, तो करें क्या, सच्चाई बोलनी पड़ती है। इसका हिसाब मध्य प्रदेश के मतदाता निश्चित रूप में करेंगे। आप देखेंगे कि जो न्याय होना चाहिए वो इस देश प्रदेश के मतदाता कर देंगे। और जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो थोड़ी राहत मध्य प्रदेश को मिलेगी, लोगों को मिलेगी, यहाँ के आदिवासियों को, महिलाओं को, युवाओं को, खास तौर पे जो बेरोजगार हैं। और आने वाले समय के लिए ये राज्य अपनी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ। आपके प्रश्न होंगे। माइक दीजिए। पंडित जी, एक मिनट में आग्रह कर लूं आपसे। आनंद शर्मा साहब इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक पार्टी की बौद्धिक धरोहर है। जिस गरिमामयी तरीके से उन्होंने अभी अपना पक्ष आप लोगों के बीच रखा है, मेरी प्रार्थना है कि आप में से कई लोग रोज प्रश्न पूछते हैं, आज आप उन लोगों को मौका दे दीजिए जो लोग प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं। जिस गरिमा से आनंद शर्मा साहब ने कहा, मैं चाहूंगा आप भी उसी गरिमा से उस लेवल के प्रश्न पूछ लीजिएगा, क्योंकि आप विदेश नीति में इस देश के एक माहिर नेता हैं।
स्पष्टवादी नेता है, तो मैं प्रार्थना करूंगा कि जिस गरिमामयी माहौल में कार्यक्रम चला है वैसा ही आप उसे संचालित करेंगे तो बेहतर होगा, आपकी बड़ी कृपा होगी। एक एक करके 15 महीने की कांग्रेस की सरकार हमेशा रोना रोती थी कि हमारे पास पैसा नहीं है, और अपना परिचय देंगे भैया, अपना परिचय भी देते जाइए। भरपूर पैसा है, इसमें आप क्या कहेंगे? किसके पास पैसा है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल सभा में बोला है, क्या बोला? ये बोला है 15 महीने की कांग्रेस की सरकार ने का रोना ये रोती थी कि हमारे पास पैसा नहीं है, पर हमारे पास भरपूर पैसा है, अच्छा, हम विकास कर रहे हैं और विकास पे ही चुनाव लड़ रहे हैं, इस पे आपका कहना है? देखिए लूट का हिसाब दे दें, वो भी पैसा वापस कर दे तो 4 लाख का करोड़ का कर्जा कम हो जाएगा। और अगला प्रश्न धाकड़ साहब। तो जनता के पास भी, आपको भी मालूम है। देखिए जहां गलत हुआ हम लोगों के पास जाएंगे। सबसे बड़ा आरोप तो वायदा खिलाफी का है। मैंने तो बता दिया ना, भ्रष्टाचार मुक्त करने का तरीका तो यही है, जो बड़ी लॉन्ड्रेट लगा दो कि जो दूसरी तरफ के गलत लोग भी हों, जिन पर आरोप लगाए उनको अपने पास ला के डुबकी लगा के उनको भ्रष्टाचार से मुक्त कर दो और अपने लोगों की तरफ कुछ करो ना। तो ये सवाल होगा। सरकार को सिर्फ एक विषय की बात नहीं होती। आज 2024 में कांग्रेस पार्टी को हिसाब नहीं देना 2004 से 2014 का। इस बार जवाबदेही भाजपा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तय होगी, वो लोकसभा के अंदर। यहां पर इस राज्य की सरकार की होगी जो 3 बार चुन के आई, चौथी बार चोरी से बनी। डॉक्टर दीपेश जी, फिर आप आइए। मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। वो तो इलेक्शन कमीशन में शिकायत गई है, कांग्रेस पार्टी ने लिख के दिया। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। अगर किसी पर कोई एफआईआर है, कोई केस है, देखिए आरोप वो होता है जिसका आधार नहीं होता। अगर चुनाव आयोग को लिख के और एफिडेविट के रूप में जा चुका हो, उसको आरोप नहीं आप कह सकते। मैंने जो पब्लिक डोमेन में है, जो सर्वविदित है, उसी को दोहराया। मैं अपनी तरफ से आरोप नहीं लगा रहा। देखिए कांग्रेस ने सबसे पहले आवश्यक समझा था अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, वो हुआ था, पिछड़े वर्गों के लिए हुआ। जनगणना से आप अपनी विचारधारा से अलग नहीं हट ले, क्योंकि समाज में बार बार देश के अलग हिस्सों से बात उठती है। कभी यूपी में उठती है, कभी बिहार में उठती है, कभी महाराष्ट्र में उठती है, कभी गुजरात तक में उठी है, बंगाल में उठी है, दक्षिण में उठी है, कर्नाटक में उठी है, तमिलनाडु में उठी है। तो एक बार तय हो जाए, कोई हम संविधान बदलने की बात नहीं कर रहे, कोई और बात नहीं कह रहे, तय हो जाए, मालूम हो जाए कि किसको कितना आवश्यकता है, जिसको हम कहते हैं कि राज्य या केंद्र की सरकारों की तरफ से जिनको थोड़े ज्यादा संरक्षण की, सहयोग की और देश के कुछ साधनों के हिस्से मिलना चाहिए, तो वही है। उसमें कोई ऐसा रास्ते से भटकने वाली बात नहीं। बताएं भैया। विजय बघेल, नहीं, वो पीछे से बोल रहे हैं। अच्छा, वो दाएं बाएं हो गया। आज आप अवकाश पर ले रहे हैं, थोड़ा मान लीजिए। देखिए मैं इस कारोबार में तो नहीं हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ, ना बनाया है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर कोई संवैधानिक पद पर हैं और ऐसी बात कही है तो गंभीर बात है। मैं, प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो उनके मंत्री हैं, और जो यहाँ पे सारी बदइंतजामी हुई है
शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में उनका भी नाम है कि ठीक करने के लिए भेज रहे हैं तोमर जी को। तो एक कर्तव्य बनता है कि वो आ जाए हैं मध्य प्रदेश, तो इस पे स्पष्टीकरण तो दे जा मैं कि मैं इसकी जांच कराऊंगा, इसको देखूंगा। और तुम कुछ नहीं, हम ये थोड़े कह रहे हैं कि सजा दे जाओ, सजा तो जनता दे देगी। ये जितने तीन दिल्ली से भेजे हैं, मेरी सूचनाएं तीनों आ रहे हैं। नहीं, पुरानी कहावत है, हम थोड़े पत्थर लेके फेंक रहे हैं। राजेश भाटिया जी के बाद आप। देखिए, मैं राज्य की सरकार में नहीं हूँ, मुख्यमंत्री जी थोड़ा अस्वस्थ है, मैं उनसे पूछ लूंगा। आपने प्रश्न किया, मेरी भेंट होगी उनसे, दिल्ली में पूछूंगा। तो सारे कांग्रेस के हैं ना, कहाँ बैठा हूँ, कांग्रेस में है ना। भाजपा में यहाँ तो कांग्रेस पार्टी का यही है कि हमारे अंदर चर्चा होती है, चिंतन होती है, बातचीत होती है। वहां कहीं सुनेंगे आप ऐसी बात? तो ये मैं इस पे कोई भी टिप्पणी आवश्यक नहीं समझता। फिर गौतम साहब। I think Congress party has taken a view in the national context along with the like-minded parties. Along with the like-minded parties, a view has been taken. When the Lok Sabha elections come, we will take a call. It's not the only issue. Sir, we have promised that we'll do a caste census in Madhya Pradesh. So he's saying, would we be able to conclude it before Lok Sabha? Is what No, that the new government will assume office, and let's see that how they proceed. I can't say. गौतम जी। महंगाई है, देखिए जीएसटी तो सरकार का साधन है, लाया गया था ताकि पूरे देश के अंदर एक ही व्यवस्था बने। जब हमने इसकी प्रस्तावना करी थी, उसका विरोध किया था उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री, आज के माननीय प्रधानमंत्री जी ने। बाद में इनके कार्यकाल में हो गया, हुआ इसलिए क्योंकि हमने सहयोग दिया था। संविधान का संशोधन था, हमारे बिना नहीं हो सकता था, कांग्रेस पार्टी के बिना। अब वो केवल जीएसटी से देश की जो अर्थव्यवस्था की सेहत को नहीं आंका जा सकता। ये देखना है कि हमारे यहाँ निवेश कितना है, रोजगार कितना पैदा हो रहा है। आज पूरे देश का युवा बेरोजगारी का जो 20% से ऊपर चला गया है। आज़ादी के बाद का 1952 के बाद का सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भारत के अंदर है। तो उस पर मैं नहीं देखता कि अगर आप उत्पादन बढ़ रहा है सही माने में, तो जो मैंने आपको दूसरे भी आंकड़े दिए हैं, तो कम से कम दुगनी तो हो जानी चाहिए थी 10 साल के अंदर जीडीपी। इस पे भी तो प्रश्न है। देश तो में निरंतरता रहती है, कुछ चीज़ें हैं जो स्वयं चलती हैं, जो कारखाने लगे हैं, चाहे निजी क्षेत्र के अंदर या सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर। हाँ, इस सरकार ने एक काम किया है जो आज़ादी के बाद बड़ी मेहनत से सार्वजनिक क्षेत्र का विकास हुआ था, वो कौड़ियों के भाव बेच दिए गए। एक आप लास्ट वन इधर पूछने दीजिए शैलेश जी। देखिए, पहले तो मायावती जी उसमें है नहीं। मायावती जी किसके साथ हैं उनसे जरूर पूछिए। दूसरी बात, राज्यों के चुनाव में हमारी सहमति नहीं बन पाई है, ये एक वास्तविकता है। जो इंडिया गठबंधन है वो एक नया समीकरण है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, और निश्चित रूप में जब राष्ट्रीय चुनाव के बारे में बैठकर कांग्रेस का नेतृत्व
और इन सब दलों का नेतृत्व आपस में बातचीत करेगा। ये चुनाव का मौसम है, जब सहमति नहीं बनी तो ये बात में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता। लास्ट वन। देखो ऐसा है, कर्नाटक में डबल इंजन की फेल हो गई, हिमाचल में डबल इंजन की फेल हो गई, यहाँ भी डबल इंजन की फेल हो गई और पूरे देश में। तो आप चिंता मत करिए, यहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी। केंद्र की सरकार जो मदद नहीं करती है राज्यों की, उनको हिस्सा, केंद्र का अपना पैसा नहीं है, राज्यों का पैसा है, अधिकार है, उनको इसकी सजा स्वयं मिल जाएगी। अगले चुनाव के बाद वो रहेंगे ही नहीं। जल्दी पूछिए, जल्दी आखिरी सवाल। देखिए, भारत सरकार ने एक जो देश की हमारी चिर परिचित इस पे सोच और नीति रही है, 27 तारीख को उसको कहा जरूर है, उसी बात को दोहराया गया है। पर जो वहाँ किसी भी तरह की हिंसा के हम खिलाफ हैं। जो पहले हमला हुआ 7 तारीख को, हमने उसकी निंदा करी कांग्रेस ने, और उसके बाद जो नरसंहार हो रहा है, जिस तरह से महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग मर रहे हैं हजारों की तादाद में, उसका विरोध करना। और सबसे बड़ी बात है, सीज फायर के लिए, युद्ध विराम के लिए गांधी के देश की आवाज हमेशा